नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी एटीएस ने एक बार फिर बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए संदिग्ध नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। शामली से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। उनके लिंक्स खंगाले जा रहे हैं और विदेशी कनेक्शन की जांच की जा रही है। वहीं पिछले दिनों भी लखनऊ रेलवे स्टेशन पर धमाके की साजिश का पर्दाफाश किया गया था। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद, कुशीनगर तक इन दिनों कई ऐसे नेटवर्क्स, कई ऐसे आतंकी लिंक्स का खुलासा हुआ है, जिसके बाद गिरफ्तारी और जांच का दायरा बढ़ गया। सीसीटीवी कैमरास के जरिए ये लोग देश से जुड़ी सुरक्षा गतिविधियों को ट्रांसफर कर रहे हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर बड़ी खतरनाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद पर ये लोग कैसे एक्टिव हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आखिर जो ये खुलासे हो रहे हैं, क्या ये बड़ी साजिश का हिस्सा है? देखिए, साजिश तो है ही, और साजिश ये शुरू में जब पहली बार गिरफ्तारी हुई, 4 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और इसका नेटवर्क और इसका हैंडलर का पता चला, तभी पता चल गया कि ये बड़ी साजिश थी और इस साजिश में कई शिकार हो सकते थे अगर ये सफल हो जाता तो। ये तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, एटीएस की टीम और इन लोगों के अथक परिश्रम, मेहनत, जो रात दिन इस नेटवर्क को, इस मॉड्यूल को तोड़ने में लगे हुए हैं, उन लोगों के इस मेहनत का नतीजा है कि बड़ी घटनाएं होने से बच गई। क्योंकि इसका पूरा तरीका ही जो था वो कि पहले के होने वाले और पहले से हो रहे आतंकी धमाकों, आतंकी कार्रवाइयों की तरह नहीं था। ये नए मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे और नए तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मोडस ऑपरेंडी अलग था। ये नहीं जान रहा था और ये करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि नहीं, जहां भी कहीं भी आरडीएक्स लगाओ, आईईडी लगाओ, धमाके कर दो और गाड़ी में लगा दो, स्कूटर में लगा दो। ये भारत के ही अलग अलग क्षेत्रों का और मुआयना करते हुए ये लोग सोच रहे थे कि किन जगहों का इस्तेमाल कैसे वही के संसाधनों से किया जा सकता है। जैसे अगर रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करना है तो वहां पर रेलवे के एक्सीडेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिग्नल में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, ट्रैक खराब करना पड़ेगा, स्टेशन मास्टर का वो जाम करना पड़ेगा। अगर इसे साइबर हैकिंग करने के लिए कहा जाए तो हैक भी कर सकता है, वो पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए वो अलग अलग तरकीब भी निकाल रहा था, टेक्निकल सपोर्ट भी ले रहा था। उसी तरीके से इन लोगों को लग रहा था कि अगर मंदिर में हमें कोई अटैक करना है तो क्या बम की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई और कियोस्क पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि ये भगदड़ मच जाए, स्टैम्पेड हो जाए, 10, 20, 50 लोगों की मौत हो जाए। अगर हमें किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या करनी है तो क्या बम का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उसके आपसी दुश्मनी का उपयोग करके उसको टारगेट किया जाना चाहिए, या फिर किसी स्पिरिचुअल लीडर को मारना है ताकि उस स्पिरिचुअल लीडर के समर्थक थोड़े से उग्र हों और उसके बाद दंगा फसाद हो जाए। तो ये पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी जो इन लोगों का था वो नए तरीके के आतंकी साजिश को दिखा रहा था। इसलिए यूपी की एटीएस एक्टिव हुई। पहले जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें साकिब सबसे ऊपर था, तो पता चला कि किस तरीके से ये चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग शहरों में एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जाए, स्लीपर सेल की तरह, जो कि सामान्य काम कर रहा है और उसको जब उसकी जरूरत हमें महसूस हो तो फिर उसका इस्तेमाल हम उन क्षेत्रों में कर सकते हैं। ये अलग अलग टेक्निकल सेक्टर हो सकते हैं। जैसे दिल्ली ब्लास्ट के पहले जो ये टेररिज्म का मॉड्यूल तैयार किया था, उसमें इन लोगों ने सोचा था कि सामान्य जो आतंकी तैयार करते हैं, जिसका बैकग्राउंड क्रिमिनल का होता है, वो रोजगार नहीं करता होता, उसके पास डिग्री नहीं होती, एकेडमिक डिग्री नहीं होती, वो प्रोफेशनल नहीं होता, तो ऐसी स्थितियों में उसे पकड़ना आसान होता है, उसके नेटवर्क को तोड़ना आईबी के लिए आसान हो जाता है। तो क्यों ना हम कुछ प्रतिष्ठित लोगों को पकड़ें, कुछ टेक्निकल लोगों को पकड़ें, कुछ प्रोफेशनल्स को पकड़ें और उनके साथ एक नेटवर्क बनाएं, जिसके कारण हमें आगे ये फायदा हो कि बड़े स्तर पर अगर आतंकी घटना को, आतंकी साजिश को अंजाम देना है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए क्या किया,
वो डॉक्टरों का नेटवर्क पकड़ा हाँ। और कश्मीरी डॉक्टरों ने धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हुए लखनऊ के डॉक्टर तक पहुंचा दिया। यानी कि जितने मुस्लिम डॉक्टर थे उसके ऊपर नजर रखी जाने लगी। अभी 500 करोड़ रुपए की संपत्ति अल फलाह यूनिवर्सिटी की अटैच हुई है उसी मामले में। एनआईए जांच कर रही है, ईडी ने अटैच किया कि नहीं, ये संदिग्ध परिस्थितियों में ये सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, विदेशों से पैसे आए हैं और जितने डॉक्टर वहां पर बने हुए थे और जो पढ़ रहे थे सबकी बैकग्राउंड तलाश किए जा रहे हैं। तो जो स्थितियां अभी उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली उसमें लगा कि यह मॉड्यूल सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहा था, क्योंकि इसका जो यहां पर हैंडलर था साकिब, जो लोगों को भर्ती कर रहा था, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, टारगेट सेट कर रहा था कि किसके माइंड वॉश हमको करना है और फिर अपने साथ जोड़ना है। वो साकिब की गिरफ्तारी होती है मेरठ से। मेरठ में फिर तलाशी होती है तो पता चलता है कि मेरठ के ही 3 और लोग उससे जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद जानकारी मिलती है कि ये मेरठ का कनेक्शन दुबई से है, क्योंकि इसी के संपर्क का मेरठ का ही एक व्यक्ति आकिब भी है जो दुबई में रहता है। फिर आगे पता चला, साकिब ने ही बताया कि आकिब के माध्यम से हमने पाकिस्तान के आईएसआई के साथ अपने आप को जोड़ा था। तो ये पूरा नेटवर्क जब पता चला तो उसके बाद मेरठ के इर्द गिर्द के जगहों पर भी तलाशी अभियान शुरू हो गया। एटीएस ने शुरू कर दिया कि नहीं, ये जो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुस्लिम बेल्ट है, जहां जहां मुस्लिम बस्तियां हैं, उन जगहों पर तो हमें उसके सोशल मीडिया अकाउंट को भी देखना पड़ेगा और उन जगहों पर जो एक्टिविटी चल रही है उसके ऊपर भी नजर डालनी पड़ेगी। और इसी के कारण मेरठ के बाद शामली में ये 6 लड़के पकड़े गए और ये 6 लोग भी उसी मॉड्यूल का हिस्सा था। अब धीरे धीरे मुजफ्फरनगर में भी पकड़े जाएंगे, बुलंदशहर तक जाएगा, खुर्जा तक जाएगा, अलीगढ़ तक जाएगा। ये पूरा का पूरा जो एरिया है जो मुस्लिम बेल्ट कहा जाएगा, इन सब जगहों पर केवल पाकिस्तान से नहीं बल्कि यहां पर गैंगस्टर भी उसी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे मुंबई में हो चाहे दुबई में हो। और इन सब को पहले पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, फिर उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है कि देखो मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसमें सबसे ऐसी जगह एक उत्तर प्रदेश बन गई है जहां पर माइंड वॉश किया जा सकता है। पहले से ही परसेप्शन बना रहा है, ओवैसी आता है वही बात बोलता है योगी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखा है, मदनी आता है वही बोलता है कि योगी सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। इन मुसलमानों के अलावा जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो भी कहती है कि योगी मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, हिंदुओं को कोई काम करने नहीं दे रहे। और इस तरीके से इन लोगों ने जो परसेप्शन बनाए, यही बात उन लोगों तक पहुंचाना है कि योगी को टारगेट करना है। योगी को टारगेट कैसे किया जाएगा? चुनाव से पहले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों के पास इतनी कुव्वत है कि योगी पर सीधा अटैक कर दे। इसके लिए तो इसे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी योगी पर अटैक करने का मतलब है कि चुनाव से पहले योगी की उस छवि को खराब करो, उस छवि को खत्म करो जो कि लोगों के दिमाग में बसा हुआ है, और उसके बाद मुसलमानों का चैलेंजर के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। तो ऐसे में जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो, बम धमाके हो, रेलवे दुर्घटना हो, कहीं धमकियां मिले, कहीं कुछ मर्डर्स हो, और मर्डर भी उसका हो जिससे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को तकलीफ हो, यानी कि स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि हिंदूवादी लीडर, ऐसे लोगों का मर्डर करो ताकि वो लोग डरे और फिर खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बात करने से बचे। तो ऐसी स्थितियों में इन लोगों ने पूरा मॉड्यूल जो तैयार किया था उसमें शार्प शूटर से लेकर सुसाइड बमर तक था। और इसीलिए यूपी एटीएस के पास जब यह मामला गया तो पहले ही प्रथम दृष्टया कहा जाए तो जैसे ही साकिब की गिरफ्तारी हुई, समझ में आने लगा कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। और इसीलिए शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, ये सारे जगहों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश का मॉड्यूल कहा जा रहा है। और यही वजह है कि आगे पूरे इस्लामिक किलेबंदी जहां जहां इन लोगों ने कर रखा है और जिन जगहों पर दंगा फसाद होता है, योगी ने एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया है, ब्लैक हॉक कमांडो। ये ब्लैक हॉक कमांडो जो कानपुर से शुरू हुआ है कि वहां पर ब्लैक हॉक कमांडो को उतारा जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर दंगे फसाद ज्यादा होते हैं, मुसलमान की बस्तियों से दंगे ज्यादा शुरू होते हैं, तो उन जगहों पर एक क्विक एक्शन फोर्स बनाना चाहिए जिसको कमांडो की ट्रेनिंग मिली हो, जिसके पास रबर के गोले दागने के लिए
ट्रेंड हो, जो कि आंसू गैस के गोले दाग सके, जो फिट हो और जो इन लोगों की हेकड़ी निकाल सके, यानी कि मारपीट लाठी भी चला सके। तो ये ऐसे ब्लैक हॉक कमांडो जो उतारे गए हैं, ये एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये कानपुर से शुरू हुआ है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, बुलंदशहर हो या खुर्जा हो या अलीगढ़ हो, ये सारे इलाकों में इसकी तैनाती की जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम तो 2500 ब्लैक हॉक कमांडो उन जिलों में रखना है जहां पर ज्यादातर दंगा फसाद होता है। इन सारे जिलों में वो ब्लैक हॉक कमांडो की नियुक्ति होगी कि एक जगह से भी सूचना मिले, उस जगह पर जाओ और इनको बताओ कि ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर दंगा करने की सजा मिलती है, प्रमोशन नहीं मिलता। तो इस तरह से जो यूपी एटीएस ने काम किया और जो इंफॉर्मेशन योगी के पास आया, ये इंफॉर्मेशन इतने खतरनाक थे कि इसमें टीम की संख्या बढ़ाई जा रही है, दायरा बढ़ाया जा रहा है और अभी तो पता चलेगा कि एनसीआर से होते हुए दिल्ली तक इसके कनेक्शन कैसे पहुंचे थे और दिल्ली में कोई बड़े ब्लास्ट की तैयारी थी क्या, क्योंकि 3-4 आतंकी जो पहले पकड़े गए वो तो मंदिरों को भी रेकी कर रहा था। तो कहां कहां क्या क्या इन लोगों के दिमाग में चल रहा था, ये सारा नेक्सस पता चलेगा, तभी सामने आएगा कि भारत में ये जो पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए मुसलमान हैं, उन सब जगहों से कुछ न कुछ आतंकी संगठन के साथ जुड़ाव वाले लोग कहां से पैदा हो जाते हैं। और यही सवाल अब योगी सरकार के सामने भी है, मोदी सरकार के सामने भी है और लोगों के सामने भी है कि इन लोगों से सतर्क रहने के लिए भाईचारा नहीं बल्कि शक के नजर से ही देखना पड़ेगा, तभी आप इन लोगों से बच सकते हो जो संभावनाएं आगे दिखाई पड़ रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ये सभी मामले दिखाते हैं कि कैसे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है, लेकिन यूपी एटीएस की एक्टिवनेस ने दिखा दिया कि अपराधियों और आतंकियों के सभी प्लान्स को नाकाम किया जाएगा और जो भी देश के साथ गद्दारी करने के बारे में सोचेगा उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।